नमस्ते बच्चों, आज हम पेड प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें वैसे ही हर बार की तरह 80 क्वेश्चन होंगे। हमें उसे फिक्स 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। हमारे इसमें नंबर जो मिलेंगे वो 80 के हिसाब से ही मिलेंगे। दूसरे टेस्ट होते हैं नवोदय वाले, उनमें 100 नंबर होते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर के हिसाब से एडजस्ट रहते हैं। हमारे यहाँ 80 के हिसाब से होंगे। फिर भी देखिए कितने नंबर आते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें ये तीर ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। इसमें भी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, इधर जा रहा, उल्टा जा रहा, इधर जा रहा, उल्टा जा रहा। लेकिन इसमें ये 2 तीर एक साइड में है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला है इसमें ये क्रॉस के दोनों तरफ गोले, यहाँ पे भी दोनों तरफ गोले, यहाँ पे भी दोनों तरफ गोले। जो ये दोनों तरफ गोले हैं वो कम जगह वाली साइड में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह वाली साइड में है, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौकोर मुंह त्रिभुज दोनों एक दूसरे की साइड में है, यहाँ दोनों एक ही साइड में है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला। इस क्वेश्चन में भी आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि दिख रहा है। बाकी सब में ये भी यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में है, यहाँ कोने पे आ गया, तो यहाँ आंसर हो गया ए वाला। यहाँ पे हूबहू आकृति ढूंढनी है, तो इसकी हूबहू आकृति हमें मिल रही है सी वाले में। इसकी भी हूबहू आकृति ढूंढनी है, तो देखो ये वाला चौकोर गोला ढूंढो, तो ये मिल रहा है बी वाले में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। इसकी हूबहू आकृति ढूंढनी है, तो वो देखते ही हमें मिल रही है ऐसे दोनों गोले सी वाले में ही हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला। यहाँ हूबहू आकृति ढूंढनी है, तो हूबहू आकृति हमें मिल रही है बी वाले में। बाकी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह समस्या या इस आकृति की पूर्ति करनी है कि यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये तीर ऐसे मिलेगा, उसके बाद में जैसा इधर है वैसा का वैसे ही इस साइड में आएगा। तो ऐसा जो बन रहा है, सिंपल तीर के पास नीचे गोला भी है, और ऐसा जो बन रहा है वो बन रहा है सी वाले में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूर्ति करनी है। इधर देखो गोल पंखुड़ी बन रही है, यहाँ ऐसी थी तो इधर भी ऐसी, यहाँ गोल है तो इधर भी गोल पंखुड़ी आएगी, दोनों तरफ बिंदु आएंगे। तो गोल पंखुड़ी दोनों तरफ बिंदु इसमें है ए वाले में, तो 10 में हो जाएगा ए। 12 में देखो जो शेप इधर बन रहा है वैसे ही बनेगा। ये शेप बन रहा है, इसमें ऐसे से क्रॉस लाइनें, तो यहाँ पे भी दोनों आएंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस लाइनें आएगी, वो आ रहा है बी वाले में, तो 11 में हो जाएगा बी। 12 में सेम ऐसे बनेगा। ये जो पास के फूल है, यहाँ पे भी पास के फूल बनाने के लिए यहाँ दोनों पास फूल आएंगे, जो कि है ए वाले में। अब 13वां क्वेश्चन आ गया है। 13वें क्वेश्चन में एक सीरीज बन रही है, एक से आगे एक चित्र बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले एक डंडी थी, फिर ऐसे और करके एक गोला लगा दिया, फिर इसको नीचे और कर दिया और यहाँ और गोला लगा दिया। अब आगे क्या होगा वो देखना है। 2 गोले हो गए, अब आगे 3 गोले होने चाहिए। 3 गोले आ रहे हैं ए वाले में, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। चौदहवीं आकृति में ये गोला यहाँ बीचों बीच था, फिर एक स्टेप आगे के कोने में आ गया, फिर एक स्टेप आगे बीच में आ गया, अब एक स्टेप आगे के फिर नीचे वाले कोने में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी वाला।
ये तीर का निशान इधर था, पूरे को पलटी लगा दिया, तीर का निशान नीचे आ गया, फिर पूरे को पलटी लगा दिया, तीर का निशान इधर आ गया, फिर पूरे को पलटी लगाएंगे, तीर का निशान ऐसे आ जाएगा और वो आ रहा है बी वाले में। ये ऐसे था, इसमें लाइनें खड़ी कर दी और पलट, एक तो इसको यहाँ ले गए और लाइनें खड़ी कर दी, इसको यहाँ ले गए, फिर से लाइनें आडी कर दी, अब इसको यहाँ ले जाएंगे और लाइनें खड़ी कर देंगे, तो ये आ रहा है बी वाला। तो 16 में हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, इनकी तुलना, जैसे ये दोनों हैं ऐसे ये दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पंचभुज बन रहा था, इस पंचभुज के अंदर गोला था, उस अंदर के गोले को यहाँ बाहर ले लिया, तो यहाँ पे पंचभुज गोले में है, तो इस बार पंचभुज में गोला होगा और वो ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्रॉस है, पलटी लगा दिया इसको, ये काला गोला यहाँ चला गया, ये क्रॉस इधर आ गया, इसको भी पलटी लगाएंगे, तो ये वाला हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर, जो कि आ रहा है डी वाले में। यहाँ देखने पे देखो बाहर चौकोर है, आयत है, अंदर त्रिभुज था, इस बार उलट गया, बाहर त्रिभुज हो गया, अंदर आयत हो गया, तो यहाँ बाहर गोला है, तो अब की बार गोला अंदर रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉटेड था, उसको कलरफुल कर दिया, यहाँ पे भी डॉटेड है, तो ये तीनों कलरफुल हो जाएंगे और यहाँ अपना आंसर हो जाएगा सी वाला। अब आकृति पूर्ति करनी है, तो हम इसकी आकृति पूर्ति करने के लिए इसको इधर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इधर बढ़ाने के बाद में नीचे मिलाएंगे ऐसे, और देखेंगे कि भाई इधर वाली शेप कहाँ आ रही है, तो ये वाली शेप जो हमारे आ रही है वो आ रही है ए में, तो ये आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे भी इधर ऐसे ऐसे लाइन खींच के यूं यूं मिलाएंगे, तो ये इधर वाली शेप किधर आ रही है, तो ये वाला मुंह पतला होना चाहिए, ये वाला मुंह मोटा होना चाहिए, ऐसी शेप आ रही है अपने ए वाले में, तो यहाँ पे भी अपना हो जाएगा ए। यहाँ पे इसकी पूर्ति करेंगे, ये गोला कंप्लीट कर देंगे, तो गोला कंप्लीट होने के बाद जो बन रहा है वो बन रहा है ए वाला। यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, तो ये जो आकृति बन रही है वो बन रही है डी वाली। ये हमें दर्पण प्रतिबिंब है, इसको ऐसे पलटी लगाना है, ये 4 दर्पण के पास में है, तो 4 दर्पण के पास में रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, ये इसमें 4 दर्पण के पास में उल्टा है, उसके बाद में 3 है, वो 3 दर्पण के पास में है उल्टा है, और फिर 6 है, 6 भी दर्पण के पास में है उल्टा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपने पास बी। अगला क्वेश्चन है, ये जो तीर का निशान है जिसका मुंह ऐसे है दर्पण में, वो इसके पास ही रहेगा, मुंह ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे मुंह वाला ये वाला है और ये वाला है, तो ये वाला अगर इसको पलटी लगाएंगे तो ये वाला मुंह इधर पास में आ जाएगा जो आ रहा है, और ये वाला मुंह इस मुंह की तरफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला।
ये वाई है, ये वाई दर्पण के पास में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है जैसे का जैसे ही रहेगा। एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ये पहले वाई आ जाएगा क्योंकि दर्पण के पास में था, और उसके बाद में एच और उसके बाद में डब्ल्यू, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे ये जो गोला है ये दर्पण के पास में ही रहेगा, और जो ये शेप है ये इस तरफ मुँह करके हो जाएगी, जो कि हो रहा है बी वाले में गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ ये हो रही है कि ये जो इधर दिखने वाला है सेम इधर दिखने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इधर ऐसे निशान था वो ऐसे हो जाना चाहिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, अब आ गया कागज फोल्डिंग। कागज फोल्ड करके उस पर निशान लगाते हैं, फिर खोल के देखते हैं कैसा बनेगा। तो देखो ये निशान यहाँ लगा, पूरा कागज था उसको आधा फोल्ड किया, फिर आधे का भी आधा फोल्ड किया, ये दो निशान यहाँ, फिर ऐसे इधर फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये दो निशान यहाँ लगे, इसको वापस खोलेंगे तो ये दोनों निशान यहाँ आ जाएंगे, फिर इसको इधर खोलेंगे तो ये दोनों निशान पड़ोस में चले जाएंगे, फिर इसको ये दो शेप हो गए। अब इसको पूरा खोलेंगे तो चार बन जाएंगे, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे ये इतना सा हिस्सा काट दिया, फिर इसको वापस खोलेंगे तो यही निशान इसके पास में यहाँ आ जाएगा इधर, और बीचों बीच आ जाएगा ये वाला आंसर। ये वाला हिस्सा है जो ऐसे खोलने पे यहाँ बीच में आ जाएगा, फिर और खोलेंगे इस वाले तीर के हिसाब से इधर, तो ये वाला यूं बन जाएगा और ये कोना उधर आ जाएगा, और ऐसा बन रहा है ए वाले में, क्योंकि ऊपर की साइड में तो कोई कट है ही नहीं, तो बी वाला तो हो ही नहीं सकता, और बीच में गोला बनेगा ही तो बाकी के हो ही नहीं सकते, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। ये कट ऐसे लगा रखा है तो इतना छोटा ऐसे कट ए वाले में दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए वाला। क्योंकि ये ऐसे फोल्ड किया गया था, वापस खोलेंगे तो निशान ऐसे बन जाएगा, फिर इधर से फोल्ड किया गया था, वापस खोलेंगे तो सेम निशान इधर आ जाएगा, और ये है ए वाले में। यहाँ कट लगाया था, इसको फिर से खोलेंगे तो यहाँ गोला बन जाएगा, फिर इधर खोलेंगे गोला नीचे बन जाएगा, फिर चार गोले हो जाएंगे इसमें, और ऐसा बन रहा है अपने पास बी वाले में। अब हमें टुकड़ों से आकृति बनानी है। ये तीन टुकड़े दे रखे हैं हमें, इनसे हमें आकृति बनानी है। तो वो जो इस वाले में आकृति बन रही है वो बी में है, क्योंकि देखो ये त्रिभुज है, ये इस टाइप की आकृति ये रही, और ये वाली आकृति ये रही, तो यहाँ हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इन टुकड़ों से आकृति बनानी है। तो इन टुकड़ों से आकृति में ये छोटा त्रिभुज ये रहा, ये वाला कोना ये रहा, ये वाला कोना ये रहा, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर ये त्रिभुज ये रहा, ये वर्ग ये रहा, ये गोला ये रहा, और इस तरह से ये आकृति भी बन जाएगी ए वाली। इस वाले क्वेश्चन में सबको जोड़ेंगे तो लगभग एक डिब्बे के टाइप में बन जाएगा, जो डिब्बा है सी वाला। इस वाली आकृति में पिरामिड बन रहा है। अब ये हिडन आकृति आ गई है।
हिडन आकृति ढूंढनी है कि ये किस में छिपा हुआ है, तो ये हमें मिलेगा डी वाले में। ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर मिलेगा कहीं पे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे डी है। इस वाले में हिडन आकृति ढूंढनी है, तो वो दिखते ही दिख रही है कि ये आकृति है ए वाले में, ऐसे घूम के ऐसे नीचे आ रही है, वो आकृति है ए वाले में। चलिए आगे देखते हैं। ये एल शेप की आकृति ढूंढनी है, ये किस में है, तो ये मेरे हिसाब से बी में है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ये इस टाइप की आकृति ढूंढनी है, तो वो देखते ही लग रहा है कि ए में ही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। अब आ गए गणित में। यहाँ पूछ रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है, तो उनका लसागु क्या होगा। सहअभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनमें साथ में लिखने पे एक दूसरे का भाग नहीं जाता। जैसे मैं यहाँ आपके लिख दूँ 2 और 3, इन दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं जाता। ये तो अभाज्य भी है और सहअभाज्य भी है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 6 और 7, ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 6 और 13, ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जो एक दूसरे में भाग नहीं जाता उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं, और उनका लसागु इन दोनों का गुणा ही होता है। तो ये कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसागु क्या होगा, तो उनका लसागु भी वही होगा जो उनका गुणनफल है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी वाला 117 ही हो जाएगा। ये कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हरा देता है। या यहाँ एक चीज़ कह रहा है कि भाई 18 सेकंड बराबर 36 मीटर है, अपने पास यहाँ किलोमीटर में देर का है 1000, तो हम 18 और 36 से पूरे आंसर निकालेंगे। यहाँ कह रहा है 18 सेकंड बराबर 36 मीटर, तो हमें मीटर में 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है, तो पहले तो 36 मीटर को 1 मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर हो गया, ये 36 18 की तरफ चला जाएगा पक्षांतरण होके। यहाँ 36 इंटू में मीटर है, तो यहाँ जाके भाग में चला जाएगा। 18/36 सेकंड, यहाँ 18 से 36 कट जाएगा, 1/2, तो 1 मीटर बराबर हो गया 1/2 सेकंड। 1/2 सेकंड बराबर 1 मीटर। अब हमें तो 1000 मीटर चाहिए, तो इधर 1000 से गुणा कराएंगे, 1 इंटू 1000 मीटर, इधर भी 1/2 इंटू 1000 मीटर करेंगे, तो ये दो इस 1000 से 500 बार कट जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा 500 मीटर। तो यह आंसर है ए वाला 500 सेकंड। कितना समय लेगा, तो 500 सेकंड लेगा, ठीक है। 500 सेकंड ही मांग रहा है, तो यह आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो पूरे में इंटू 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 लगा हुआ, सब में गुणा का चिन्ह है, बीच में जीरो है। अगर जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो आंसर जीरो आएगा, तो यहाँ पे भी आंसर जीरो है। 43 में आंसर है जीरो, जीरो है डी वाले में। ये कह रहा है इसमें आपको निकालना है ABCD की लंबाई कितनी है। यहाँ चौड़ाई देर की है, हमें निकालनी है लंबाई। आपने कहीं पे सूत्र पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आपको बता दूं कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जो चीज़ बनती है इसको बोलते हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है इसको बोलते हैं लंब, नीचे होता है इसको बोलते हैं आधार, और ये जो लंबी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। तो इसी के आधार पर हम इसके आंसर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आधार निकालना है, नीचे वाली भुजा निकालनी है, वही आयत की लंबाई होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यह भुजा है, इसको कर्ण बोलते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा है, तो हमें निकालनी है छोटी भुजा। तो बाकी कोई भी भुजा निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर से माइनस करते हैं। जैसे यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर लगाया, माइनस में
छोटी वाली भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 36 बाकी निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 बाकी निकालेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 जो होता है वो होता है 8 का वर्गमूल। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो संख्या है इनका आप गुणा करोगे तो आपके पास ये आंसर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो पॉइंट की कैलकुलेशन कर देते हैं, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2, यहाँ 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर फिर से गिन लो 1 2 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है। अब इस सवाल में आंसर तो यही आएंगे, लेकिन पॉइंट का डिपेंड रहेगा यहाँ पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के हैं, केवल एक संख्या छोड़ के, इधर तो पॉइंट है ही नहीं। तो हमारा आंसर जो आएगा उसमें भी केवल एक संख्या छोड़ के पॉइंट रहेगा, और वो है ऑप्शन नंबर ए में। ये देखो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कैसे इस सवाल में भी देखो, इस सवाल में पॉइंट कटते हैं, कटते इसलिए हैं क्योंकि ये भाग में लिखी जाएगी, यहाँ नीचे 3.3, तो इसकी जो पॉइंट हटेगी ऊपर जाएगा, इसकी पॉइंट हटेगी नीचे आएगा, फिर दोनों जो कट सकते हैं वो कटेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के पॉइंट एक दूसरे से कट गए और आंसर प्योर आ गए। अब यहाँ पे देखो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट कटने का तो सवाल ही नहीं, आंसर ये कि ये आएंगे, और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा के आएंगे, तो 1.471 आएगा आंसर, जो कि ये वाला है। पीछे से 3 संख्या छोड़ते हैं तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है ये प्रतिशत में है, ये किसके बराबर है, जब कभी भी प्रतिशत 7 हो और उसको हटाना हो तो बट्टा में 100 लगते हैं। तो यहाँ 26.2, इसके बट्टा में और 100 लगेंगे, तो इस 100 को अगर मैं हटाना चाहूँ तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 पॉइंट तो पहले से ही लगा हुआ है, अब इससे 2 पॉइंट इधर और खिसकाना है, मतलब 2 संख्या 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0.262 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये कह रहा है एक सेलफोन 1500 रुपये में खरीद के 1650 में बेचा गया, मतलब 1500 में मैंने लिया और 1650 में बेचा, बेचने पे मुझे फ़ायदा हो रहा है, 1500 में लेके 1650 में बेच रहा हूँ, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो 1650 में से 1500 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कितने रुपए में लिया था, 1500 में, इंटू में 100 कर दो, डेढ़ सौ में 150 का फ़ायदा हुआ, लिया था 1500 में, इंटू में 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 से इसको कटा, 10 बार कटा, तो हमें 10% का लाभ हुआ, ठीक है, लाभ ही हुआ, 10% का हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 10% का लाभ ए में है, ए लगा देते हैं। वह दर, अब हमें दर ज्ञात करनी है, मूलधन देर का है, मिश्रधन देर का है और ब्याज देर का है। अगर 17,000 रुपये, अगर इसको सिंपल 17,000 माने तो 17,000 से 19,000 हो रहे हैं, ठीक है, ब्याज लगभग 2,000 रुपये मिल रहा है, तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकालते हैं, 19,250 में से 17,500 को हम बाकी निकाल देते हैं, इससे ब्याज आ जाएगा 0 0 या 5 रह जाएंगे ना, ऊपर 50 थे, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1, 1750 रुपये यहाँ अपने पास आ गए ब्याज के। अब देखो जब भी कुछ भी निकालना हो, अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो फॉर्मूला होता है समूल दर बटा 100, समय मूलधन दर बटा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटेवा 100, इसको बोलते हैं समूल दर बटेवा 100। अगर कुछ ब्याज के अलावा कुछ भी निकालना हो, ब्याज निकालना हो तो समूल दर बटेवा 100, ब्याज के अलावा कुछ भी निकालना हो तो ऊपर आएगा ब्याज इंटू 100, ठीक है, ऊपर हमेशा ब्याज इंटू 100 आएगा, नीचे जो राशि यहाँ देर की है, यहाँ अपने पास देर का है समय इंटू में मूलधन, ये दो चीज़ें यहाँ देर की है, तो ये दोनों नीचे आ जाएगी। देखो अभी हमने ब्याज निकाला, वो आया था 1750 रुपये, और इंटू में 100 लगा दो, 2 वर्ष के लिए था, तो समय इंटू मूलधन, मूलधन है 17,500, ये नीचे दे दो। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, ये देखो 1750
में 175 इधर भी ये इससे इसको 10 बार काट देगा। फिर 10 से 5 को काटोगे तो 5 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार काट देगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5%। ये कह रहा है इस श्रेणी का अगला पद क्या है। तो इस श्रेणी में आप देखो 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे, यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, फिर यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, अब यहाँ 5 जोड़ेंगे तो आएंगे 18। ठीक है, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18। ऐसे जोड़ जोड़ के किया तो यहाँ आ जाएगा ये वाला। ये कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो। तो लो मैंने लिख दिया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1 2 3 4 5 6। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। तो 1 2 3 4। अब ये कह रहा है इन दोनों का अंतर बाकी निकालना। तो देखो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ उधार देगा 9, यहाँ उधार देगा 9, यहाँ उधार देगा, लास्ट के उधार में 10 आते हैं। तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पे बच गया 9। तो 9 3 बार 0 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये आ रहा है ए वाले में। अगला क्वेश्चन है 56 और 84 के लिए क्या सत्य है। तो 56 और 84 दोनों ऐसी संख्या है जो 14 के पहाड़े में आती है, इसलिए दोनों 14 के गुणज है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला। ये कह रहा है राम ने इतने रुपए एक पुस्तक खरीदी, इतने रुपए की दवाइयाँ खरीदी, 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया। मतलब उसके पास 500 रुपये थे, उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। तो पहले तो जो रुपए खर्च किए उनको जोड़ लेते हैं और पॉइंट को शीट पे रख के। ठीक है, 178.50, 248.25, ये 5 के 5, ये 7, ये 8 8 16 हासिल का 1, 7 4 11 1 12 हासिल का 1 2 2 4, 426.75। 500 रुपये उसके पास थे, 0.00 लगा दो और 426.75 रुपये का उसने सामान ले लिया। अब इनको बाकी निकालते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गया 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, फिर यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, उसके पास बचेंगे 73.25 रुपये। तो यह आंसर 73.25 डी वाले में आ रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। एक होल की विमा ये है, होल विमा मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। वो कह रहा है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल। वर्गाकार टाइल का मतलब हो गया इसकी, जैसे यहाँ 20 × 12 है, ऐसे इसकी भी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 4 × 4। मतलब वर्ग है तो दोनों भुजा बराबर ही होगी ना, इसलिए लंबाई और चौड़ाई 4 और 4 हो गई। तो वो कह रहा है वर्गाकार टाइलों की संख्या जिसे फर्श पर लगाया जा सके। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो ऊपर तो जो है वो संख्या लिख दो 20 × 12, नीचे में लगा दो 4 × 4। तो ये कटता हो तो काट दो, 4 पंजे 20, 4 3 12, 5 और 3 को गुणा कराएंगे तो 15। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 15। ये सवाल थोड़ा लेंदी है। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सवाल को सॉल्व करने चलेंगे। चलिए चलते हैं। देखो हमारे पास ऐसी आकृति थी, यह आकृति है। इसमें मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को मिला दूंगा, इधर वाले हिस्से को भी मिला दूंगा, ताकि अपने पास जो आकृति बन के तैयार हो 1 2 3 4 आकृतियाँ बन जाए, चारों आयत है ना, 4 आयत बन गए। अब इन 4 आयत में ये हमें देर का है पूरी एक के थी, ए और के यहाँ से लेके यहाँ तक ये थी 12। ठीक है, ए बी थी वो थी 6, बी सी थी वो थी 8, सी डी थी वो थी 6, डी थी वो थी 10, और ऐसे कैसे ही ई एफ थी वो भी 10। 1 मिनट रुकना, आगे लेते हैं। ये सब माप नीचे देर की थी, ये सब थी। फिर ए बी सी डी का क्षेत्र ए बी सी जी, ए बी सी जी का क्षेत्रफल निकालना। तो ए बी कितनी है, ए सी ए जी कितनी है, पूरी थी 12, उसमें से एच एल जो निकलेगी 6 mm,
HL 4 माइनस कर दिया है ना, 12 थी उसमें से ये HL है वो 4 है, इसको माइनस कर दिया तो AG आ गया 8। ऐसे कैसे BC अपने पास दे ही रखा था ये भी अपने पास दे ही रखा था 6, 6 इंटू 8 करेंगे इसका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही ED EF DJ का क्षेत्रफल निकालेंगे, EF DJ ये वाली पूरी में अपने पास ED दे ही रखी थी, ED दे रखी थी या DE दे रखी थी 10 और EF दे रखी थी, EF कितनी दे रखी 16। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए तो यहाँ हो गया 10 इंटू 16, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये देखो ये निकाल लिया 16 इंटू 10। फिर अगला CG ये वाला क्षेत्रफल GHKL का क्षेत्रफल निकालना है। तो GHKL ये रहा GHKL, ये वाली KL का माप हमें दे ही रखा है। KH का माप कितना दे रखा है, KL का माप दे रखा है हमें 20 mm और इधर वाली का HL का माप दे रखा है 4 mm। तो 20 इंटू 4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो इसका क्षेत्रफल लगा रखा है, उसमें लगा रखा है 20 इंटू 4। अब बची छोटी आकृति, ये वाली आकृति बची है, इसमें ये JN का माप हमें दे रखा है और MN का माप हमें दे रखा है। केवल 2 का माप मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। तो देखो JN का माप दे रखा है या ये देखो यहाँ दे रखा है IM का माप दे रखा है और MN का माप दे रखा है, दोनों 6 इंटू 2। तो इनको भी हम ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का फॉर्मूला होता है उससे गुणा करा देंगे। तो ये 1 आकृति 2 आकृति 3 आकृति 4 आकृतियाँ बन रही, चारों को गुणा कराएंगे तो जो भी आंसर आया सबको जोड़ लेंगे। जैसे पहली आकृति का आया 48, दूसरी का 160, तीसरी का 80, चौथी का 12, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर 300 वर्ग मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300 वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए लगाते हैं, C वाला है 300 वर्ग मीटर। आगे चलते हैं। ये कह रहा है एक बस 9:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब प्रति घंटे इसको बोलते हैं प्रति, 1 घंटे में कितनी चल रही है 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे फिर से किलोमीटर में पूछ रहा है तो हमें किलोमीटर निकालना है। ये 1 घंटे में कितनी चल रही है 80, वो भी किलोमीटर में। हमें फिर से किलोमीटर में निकालना है तो 1 किलोमीटर बराबर 80 को इस 1 घंटे के नीचे भेज दूंगा, 1/80। फिर हमें निकालना है कितने किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर इधर 1 को 300 से गुणा कराऊंगा तभी 300 किलोमीटर आएगा, तो इसको भी मैं 300 से गुणा कराऊंगा, ऐसे लिख दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30/8। ठीक है, ये आ गया 30/8। 30/8 आया, तब इसको काटना है। 8 तिया 24, कितने बच गए 6/8। अब 6 और 8 कट रहे हो तो काट दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4। इस 3/4, 3 से ही 3/4 आ गया, 3 से ही 3/4 आया। अब 3/4 को भी मुझे घंटे में मतलब मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं 60 से गुणा करा दूंगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको मिनट, ये 3 तो फिक्स घंटे हो गए, बाकी को गुणा कराने के लिए मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कराए। तो 4 से 60 को काट दिया 15 बार में, 15 को 3 से गुणा कराएंगे तो 45, 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे उसको 300 किलोमीटर जाने में। 3 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 9:45। ये हो गया 9:45। 9:45 के बाद 1 घंटा और जोड़ो तो 10:45, फिर 1 घंटा और जोड़ो तो 11:45, है ना। 3 घंटे जोड़ेंगे तो 9:45 में जोड़ देते हैं, चलो ठीक है जोड़ देते हैं। 9:45 में जोड़ देते हैं 3 घंटे 45 मिनट। 5 5 10 की सुपर आंसर लगा 1, 4 1 5, 5 4 9, ये 90 मिनट हो गए। ठीक है, 90 मिनट में से 60 कम कर देंगे, 9 3 12, 60 मिनट कम करेंगे वो और इधर जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 का मतलब 1 बज गई, और यहाँ 60 कम करेंगे तो 30, 1 बज गए। 30 मिनट बाद वो पहुँच सकती है दोपहर के, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 बज के 30 मिनट।
ठीक है। और 1:30 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है 12 पुरुष या 15 स्त्रियां एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकती है, तो उसी काम को 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 15 स्त्रियां हैं वो 12 पुरुष के बराबर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 15 स्त्रियां 12 पुरुष के बराबर है, तो सबसे पहले इसको अपन अपने हिसाब से यहाँ इसी चीज़ को अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 8 पुरुष कहाँ से आए, 15 स्त्रियां 12 पुरुष के बराबर है, ठीक है। ये 15 बराबर में 12 स्त्रियां बाद में करेंगे। पहले इसको काटा मैंने 3 से, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब मुझे चाहिए 10 स्त्रियां, ठीक है। इधर ये 15 थी वो स्त्रियां थी, उधर थे पुरुष थे, मुझे 10 स्त्रियां चाहिए। यहाँ 5 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 10 स्त्रियां हो जाएगी। 2 से गुणा किया तो इधर भी मुझे 4 तिया 12 होता, 3 से काट रहे 4 आ जाएगा। इधर भी मुझे 2 से गुणा कराना पड़ेगा तो हो जाएगा 8। मतलब 10 स्त्रियां किसके बराबर है, 8 पुरुष के। इन्होंने यही चीज़ निकाल रखी है, इन्होंने मेरे जैसे ही निकाली, लेकिन 12 बटे मतलब पहले तो यहाँ इन्होंने एक स्त्री बनाई, एक स्त्री से 15 स्त्रियां थी, इस 15 को 12 के नीचे भेज दिया। ये देखो ये 12 और ये 15 नीचे भेज दिया। फिर 10 स्त्रियां करनी, यहाँ एक हो गई, फिर उसको 10 किया तो इसको 10 से गुणा करा दिया। इधर भी एक स्त्री को 10 से गुणा किया, इधर भी 10 से गुणा करा दिया और ये इसको काट दिया। फिर आ गए 8 पुरुष, सेम वैसे जैसे मैंने किया। फिर ये कह रहा है 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने हो रहे हैं, ठीक है। 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने हो रहे हैं। तो देखो ये 10 स्त्रियां किसके बराबर है, 8 पुरुष के बराबर है। तो 7 पुरुष, तो ये इसको भी पुरुष बना दिया, क्योंकि अनुपात समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों राशियां सेम चाहिए। पुरुष है तो पुरुष, पानी है तो पानी, दूध है तो दूध, सेम बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पुरुष और पुरुष बना दिया, 10 स्त्रियों को भी पुरुष बना दिया, तो कुल मिला के कितने पुरुष हो गए, 15। अब जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से पहले 12 व्यक्ति थे तो काम कर रहे थे 10 दिन में, फिर व्यक्ति 15 हो गए तो कितने दिन में करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मतलब आदमी अगर समय बढ़ाते, जैसे मैं अकेला हूँ और मुझे कह रहे हो कि भाई आपको जब मिठाई खाने को दी जा रही है, 1 किलो मिठाई आप अकेले खाओगे, कितनी देर में खा जाओगे। तो अकेला हूँ तो धीरे टाइम लगेगा। फिर मेरी जैसे और आदमी बढ़ा दिए, मैं अकेला था, मेरी जगह 2-3 आदमी और कर दिए, भाई 3 आदमी हो तुम, अब कितनी देर में उसी 1 किलो मिठाई को खा जाओगे। तो 3 आदमी है तो फटाफट ही खा जाएंगे। सेम वैसे ही है, अगर ज़्यादा आदमी है तो काम कम पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिख रखा है व्यक्ति, उसको ऐसे आपको लेना है, और दिन है उसको ऐसे लेना, फिर उसको समानुपात में जमाना है। मतलब पहले 15 लिखो, फिर 12 लिखो, फिर 10 लिखो, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो x या ऐसे कैसे ही लिख दो। तो 15 12 10 15 अनुपात 12 समानुपात 10 अनुपात, यहाँ पे कुछ नहीं है x, तो इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह ही ले लिया, ठीक है। जब इसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा लिखा, इसका फॉर्मूला है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या क्या है, 15 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ 15 इंटू ये प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह रहने देता हूँ, बराबर में सामने है 12 इंटू 10, ठीक है। सामने है 12 इंटू 10, 15 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर में 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह को मुझे सोल्व करना है, तो 15 को नीचे भेज दूंगा जो इन्होंने कर रखा है। तो यहाँ से इसको काट के आंसर निकलेंगे 8 दिन, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने की धारिता 36 किलो लीटर है। मतलब अगर वो टंकी पूरी भर जाएगी तो उसमें 36,000 लीटर या 36 किलो लीटर पानी आ जाएगा। अभी वो आधी भरी है, आधी भरी है का मतलब 36 लीटर तो में पूरी भरती है, आधी भरी है इसका मतलब 18 किलो लीटर भरी हुई है। ये कह रहा है उसमें से 18 किलो लीटर भरी हुई है, उसमें से 1/3 पानी निकाल लेते हैं। मतलब अगर मान लो वहाँ तो 18 देर की है, यहाँ जब ऐसे अनुपात में भिन्न देते हैं ना, राशि भिन्न में, तो नीचे वाली पूरी को डिनोट करती है। जैसे वो आधी भरी हुई है तो 18 किलो लीटर किसको डिनोट कर रहा है, 3 को। तो 3 यूनिट का मान है 18। अगर उसमें 3 लीटर पानी था तो कितना पानी निकाल लिया, 1 लीटर। तो उसमें पानी कितना था, 18 लीटर। 3 यूनिट का मान 18 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 का भाग दे दो 18 में, तो 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 6। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6। वो कह रहा है आधी भरी हुई है
तो उसे पूरी भरने में कितना पानी और डालने में पूरी भर जाएगी। पहले तो ये आधी भरी हुई है, तो आधी में जैसे 3 में से 1 लीटर पानी निकाल लिया, तो वापस भरने के लिए कितना और चाहिए, 2 लीटर तो इसमें पड़ा है, 1 लीटर ही चाहिए, मतलब कितना चाहिए, 6, 1 यूनिट में 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पे अगर सवाल को यहीं पे हम देखते हैं तो 3 यूनिट का मान हमें दे रखा है 18। ठीक है, 3 यूनिट का मान हमें 18 किलो लीटर दे रखा है, क्योंकि टंकी आधी भरी हुई है। तो एक का मान हो गया 3 का मान पूरी टंकी का डिनोट करता है, तो पूरी टंकी 36 है, तो 3 यूनिट का मान हमें दे रखा है 36। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 36/3। 36/3 का मतलब हो गया 12। ठीक है, 12 1 यू का मान है, 1 यूनिट का मान है 12। और टंकी भरने के लिए हमें कितने यूनिट और चाहिए, 2, क्योंकि 3 में से अगर इसको भरा हुआ माने तो 3 में से 1 भरा हुआ है, कितना और चाहिए, 2। तो 2 यूनिट मतलब 2 × 12, 2 × 12 का मतलब हो गया 24 लीटर पानी और चाहिए, 24 किलो लीटर पानी और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 24 किलो लीटर, ए वाला। ये कह रहा है 12 पैकेट बिस्किटों का मूल्य 240 रुपये है, तो 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा, बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य। सबसे पहले यहाँ पे भी देखो पैकेट आ रहा है, यहाँ पे भी पैकेट आ रहा है, तो पैकेट हमें एक बनाना पड़ेगा। तो 12 पैकेट का मूल्य कितना है, 240। तो पैकेट को एक बनाऊंगा तो एक पैकेट का मूल्य कितना हो गया, 240 के बट्टा में 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटू में होता है तो वो इधर आके बट्टा में हो गया। देखो 12 से 24 कट रहा है 2 बार में, तो एक पैकेट का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये। एक पैकेट का मूल्य 20 रुपये है, तो हमें पैकेट कितने चाहिए इस बार, 8 पैकेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 8 से गुणा करा दो, 8 पैकेट, यहाँ पे भी 20 × 8 कर दो, 20 × 8 कितना होता है, 20 × 8 होता है 160, 20 8 है 160। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 160 रुपये। और जो 160 है वो ए वाले ऑप्शन में है। ये कह रहा है राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, तीनों मिलाकर इतने 128 अंक प्राप्त कर रहे हो, तो राम को कितने अंक मिले। चलिए निकालते हैं। देखिए कह रहा है श्याम को जो अंक मिले उससे राम को 8 अंक अधिक मिले, तो श्याम को अंक मिले तो x मान लिया, राम को 8 ज़्यादा मिले तो x + 8 हो गया। फिर कह रहा है राम को जितने भी अंक मिले अनिल को उससे 4 अंक ज़्यादा मिले, तो राम को कितने मिले थे, x + 8। तो x + 8 में 4 और जोड़ देंगे तो अनिल के अंक आ जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि भाई तीनों को मिला के जो अंक मिल रहे हैं वो है 128। तो तीनों को मिला रहा हूँ, मतलब तीनों को जोड़ना है। पहले के हैं x + 8, इसके हैं x, और इसके x + 8 + 4, सबको जोड़ रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं, 128। फिर आगे बढ़ते हैं, इन सबको x को जोड़ा 3x, संख्या को जोड़ा 8 दूनी 16 और 4 20, 3x + 20 बराबर में है 128। ठीक है, तो मैंने यहाँ पक्षांतरण किया, 20 को 128 के तरफ भेजा तो यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो 128 की तरफ जाने पर 20 के सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर 128 में से 20 गए तो 3x का हो गया 108। फिर पक्षांतरण किया, मतलब 3 × में x लगा हुआ है, इस x 3 को मैं उधर भेज रहा हूँ, यहाँ खाली x रहा, तो यहाँ पे आ गया भाग गया 108 में 3 का, तो x बराबर आ गया 36। हमें पूछ रहा है राम के कितने अंक है, तो देखो राम के अंक है x + 8, x का मान हमारे पास आया 36, 36 + 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 14, 44। तो यहाँ राम के अंक कितने हैं, 44 अंक राम के हैं। तो चलिए राम के अंक हमारे पास आए 44 है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हिंदी का आ गया है, अब हिंदी में गद्यांश पढ़ना है, फिर हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं
एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। पार्क में हम एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी लोग सवारी कर सकते हैं। यह आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह छोटी थी। मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा खरीद लिया। उसे लाल गुब्बारा पसंद आ गया। अब क्वेश्चन है, कहानी सुनाने वाले ने बड़ा गुब्बारा कहाँ देखा? तो वो पिकनिक मनाने गए, वहाँ देखा। तो उन्होंने लाल गुब्बारा देखा पार्क में। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? वह एक गर्म हवा का गुब्बारा था। ये गर्म हवा का गुब्बारा ही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी? क्योंकि वह बहुत छोटी थी। अगला क्वेश्चन है, पिता ने लड़की के लिए छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा? गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी थी, इसलिए उसको तसल्ली देने के लिए खरीदा। अगला क्वेश्चन है, रोमांचित शब्द का क्या अर्थ है? रोमांचित शब्द का अर्थ है रुचि लेना उसमें, है ना। मोहित की माँ अब मोहित गद्यांश चेंज हो गया। चलिए इस गद्यांश को करते हैं। मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था। वह कुछ भी ठूंस कर खा सकता था। जब वह सारे चुपड़े पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ मुंह में डालता तो उसकी माँ मुस्कुराती। लेकिन मोहित की बहन मीता अधिक नहीं खाती थी। जब उनकी माँ उन्हें फास्ट फूड के रेस्तरां में ले जाती तो मोहित पिज्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की दावत उड़ाता। उसके बाद भी वह कभी आइसक्रीम खाता या कभी एक आइसक्रीम खाता, कभी दो। किंतु मीता अपने पहले ही बर्गर को कठिनता से निपटा रही होती। माँ सोचती, काश मीता भी मोहित की भांति खाती होती। एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने मोहित से पूछा, तुमने क्या खाया? तो मोहित की माँ ने बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा तो जो भी मैं उसके सामने रखती हूँ उसे खा जाता है। यह सुनकर कि उसने क्या क्या खाया, डॉक्टर चकित हो गया। डॉक्टर ने ध्यानपूर्वक परीक्षण किया और कहा, मोहित जो खाता है वे सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसने मोहित की माँ से कहा, उसे बहुत से ताजे फल, हरी सब्जियां और अनाज दीजिए। कोई कैंडी, टॉफी या चॉकलेट न दे। उसके दांत देखिए, सब में कीड़े लग चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहित की माँ उसके बारे में क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि मोहित को जो भी देते वो सब खा लेता था। ठीक है, तो यहाँ मोहित कुछ भी खा लेता था। अगला क्वेश्चन है, मोहित की माँ चाहती थी कि उसकी बहन भी खाए। मीना भी मोहित की बातें खाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने मोहित की माँ से क्या कहा कि मोहित सारी गलत चीज़ों को खा रहा था, इसलिए उसके दांत खराब हो गए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखा के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है। परीक्षण किया, है ना। उसने ध्यान से देखे के लिए परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, मोहित को क्या खाना चाहिए? अनाज और फल। अगला क्वेश्चन है, नया पैसेज है, पढ़ लेते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी रहते हैं। दुख की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खलों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती है जिसमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम अन्य वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा के लिए प्रयत्न करने चाहिए। प्रश्न है, मूल्यवान विरासत किसे कहा गया? संपूर्ण वन्य जीवन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं। कितने कारण दिए गए हैं देखते हैं। पहला कारण तो है कि वो पशुओं को मारते हैं, ठीक है। दूसरा कारण है कि कंपनियां जहरीले रसायन बनाती है। और तीसरा कारण है कि हम वृक्षों को काट रहे हैं, जिससे भी वन्य जीवन उनका घर है जो नष्ट हो रहा है। तो कितने कारण दे रखे हैं यहाँ? 3 कारण दे रखे हैं। चलिए अगला देखते हैं। वो कह रहा है, लेखक क्या आग्रह कर रहा है? लेखक आग्रह कर रहा है कि वन्य जीवन की रक्षा करो, वन को बचाओ। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब बात करते हैं पूरे पर्यावरण की, हमारे पर्यावरण की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी शब्द प्रयोग में लेते हैं। ये कह रहा है, यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए आया? पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, पर्यावरण को बिगाड़ना, भावनाओं को नष्ट करना। तो वृक्षों को काटने के लिए यह शब्द आया है, अपने पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए आया है, ठीक है। अगला है, नया पैसेज आ गया। चींटियां दुनिया की सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। उन्हें कभी न थकने वाली सहयोगी और स्वामी भक्त मजदूर माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। कुछ लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्ती के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका दिन सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन का संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहे और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखा हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। क्वेश्चन है, चींटियां दुनिया की प्रबल कीट मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों को खिलाने वाले लोग थे धनी, दानी, है ना, जो दान ही कर रहे हैं, चींटियों को खिला रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दान एक कार्य है, इसमें निहित है देना, ठीक है। हम दूसरों को देंगे तभी तो दान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को क्या सिखाया? चींटियों ने मनुष्य को सिखाया गर्मियों में ठंडे कैसे रहे। अगला क्वेश्चन है, संपन्न शब्द का अर्थ है धनी, क्योंकि संपन्न है इसका मतलब उसके पास बहुत सारा धन है। तो इस प्रकार हमने 80 क्वेश्चन कर लिए और देखते हैं इस 80 क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद हमारे कितने नंबर आते हैं। हमारे 78 नंबर आए, 2 नंबर कट गए। अब कहाँ कटे वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेड कोर्स केवल 9 रुपये में मिल रहा है, और अगर आप 10 का सेट लेते हो तो आपको एक कोर्स 5 रुपये से भी कम का पड़ रहा है। तो आप चाहो तो ये पेड कोर्स खरीद सकते हो। इसमें सिर्फ ये टेस्ट रहेंगे, जिसे एक बार डाउनलोड करने के बाद चलाना कैसे है वो भी मैंने वीडियो में डाल रखा है। एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट कितनी भी बार आप इस टेस्ट को दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने पूरे 40 प्रैक्टिस सेट वहाँ दे रखे हैं, उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे यहाँ डाल दूंगा। तो देखते हैं 78 नंबर आए, इसमें 2 नंबर कहाँ कटे? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, पांचवा सही है, छठा भी सही है, सातवां सही है, आठवां सही है, नौवां सही है, 10वां सही है, 11वां भी सही है, 12वां भी सही है, 13वां सही, 14वां सही, 15वां सही, 16वां सही, 17वां सही, 18वां सही, 19वां सही, 20वां सही। चलिए देखते, फटाफट फटाफट निकाल के देखते हैं कौन सा गलत आया था, क्योंकि 2 गलत आ रहे हैं इसमें। ये वाला गलत आया, ठीक है। ये कौन सा है? इसमें मैंने ए भरा, आंसर है बी। नहीं, इसमें हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, बल्कि यहाँ तो समकोण दिख रहा है, समबाहु जैसा नहीं दिख रहा। तो आंसर इसमें ए ही है। कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। चलिए आगे का देखते हैं। इसमें गड़बड़ हो गई मेरे से।
ये यहाँ पे उत्तेजित शब्द आना चाहिए, ये रुचिकर नहीं है, उत्तेजित है। रोमांचित शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेरे गलत हो गए। आप भी चाहो तो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन तो देख ही लोगे, लेकिन अगर इसको खरीदना चाहो तो सिर्फ 5 रुपए का एक सेट पड़ेगा। 10 सेट एक साथ खरीदते हो तो 40 का पूरा है, मतलब 40 सेट है, उसमें से एक सेट अकेला खरीदो तो 9 रुपये लगेंगे, और 10 सेट खरीदोगे तो 45 रुपये लगेंगे, जो 5 रुपये से भी कम है। आप चाहो तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो और बनाएंगे। थैंक यू।